हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो एलपीपी क्या होती है? तो बेसिकली जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है एलपीपी की वो होती है कि अगर x1 x2 अप टू xn आर एन डिसीजन वेरिएबल्स देन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जर्नल एलपीपी जर्नल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ गिवन बाय। इस तरीके से होती है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x1 x2 अप टू xn फॉर विच z जो है ऑप्टिमाइज हो जाए। ऑप्टिमाइज या तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। z किस तरीके से होता है? z इज टू c1 x1 प्लस c2 x2 एंड सो ऑन cn xn। कंस्ट्रेंट हमें कुछ गिवन होती है, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट के चलते ही हमें इन्हें ये जो z है इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज मीन्स ऑप्टिमाइज करना होता है। कंस्टेंट क्या होती है? ये लीनियर सिस्टम होता है, ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है, इनको कंस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे x1 x2 अप टू xn सभी के सभी स्ट्रिक्टली ग्रेटर, मतलब सभी के सभी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होती है अलग से। ये कंस्टेंट तो होती हैं साथ में इक्वेशंस, ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होती है। इसमें 3 टाइप के साइन गिवन होता है, या तो सभी के सभी लेस देन, या सभी इक्वल होते हैं, या सभी ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं। अगर इक्वल नहीं होता है तो माइनस के मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे ए आई बी आई सी आई ये सभी नॉन कांस्टेंट होते हैं। बेसिकली जैसे ये जेड था c1 c2 अप टू cn, ये सभी नॉन कांस्टेंट होते हैं। और सिमिलरली जो ये कोफिशिएंट्स हैं ए आई आई ये सभी नॉन कांस्टेंट होते हैं। और बी आई ये जो जितने भी बी आई हैं ये भी नॉन कांस्टेंट होते हैं। ये हमें पता होता है पहले क्या है। द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इक्वेशन 1 को इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जेड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स इसी को ही हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। और ये जो कंस्टेंट्स जो होती हैं इन इक्वेशन 3 आर कोल्ड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। इन्हें ये कंस्टेंट होती हैं और इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, मतलब एक्स आई कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अब रिमार्क 1 क्या कहता है? द कंस्टेंट विच डू नॉट अफेक्ट द पॉसिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिडंडेंट कंस्टेंट। कुछ ऐसी कंस्टेंट होती हैं वो बस गिवन होती हैं, उनको कोई यूज़ नहीं होता, उनको रिडंडेंट कंस्टेंट बोलते हैं। आ जर्नल एलपीपी कैन ऑल्सो बी रिटेन एज। जर्नल एलपीपी को हम इस तरीके से लिख देते हैं ऑप्टिमाइज z इक्वल्स टू समीशन सी आई एक्स आई सब्जेक्ट टू ये कंस्टेंट हो गया और एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर सिंपली सी एक्स लिख देते हैं। द जर्नल एलपीपी कैन बी रिटेन इन द मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं z इक्वल्स टू सी एक्स। यहाँ पे जो सी होता है ये वाला ये रो वेक्टर होता है, और जो ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए जो पूरी मैट्रिक्स होती है, पूरी मैट्रिक्स ए ये वाली होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और जो एक्स होता है एक्स कॉलम वेक्टर होता है ये वाला जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है एक्चुअली, और बी जो होता है वो कॉलम वेक्टर होता है। ये जो बी है ये कॉलम वेक्टर होता है ये वाला b1 b2 अप टू bm। तो इस तरीके से हम जर्नल एलपीपी को डिफाइन करते हैं। इन अ जर्नल एलपीपी एज्यूम डेट द नंबर ऑफ रोज कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ मतलब जर्नल एलपीपी में क्या माना जाता है कि नंबर ऑफ रोज कम होती है और नंबर ऑफ रोज इन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कम होती है, कॉलम ज़्यादा होता है, ऐसा माना जाता है जर्नल एलपीपी में। एनीवे अब हम आगे देखेंगे। ये तो फॉर्मुलेशन हो गई, ये तो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, ये तो बीएससी एमएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं एलपीपी का? तो टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एलपीपी वी मीन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 अप टू xn। x1 x2 अप टू xn की वैल्यूज़ फाइंड करने को ही बोलते हैं सॉल्यूशन फाइंड करना एलपीपी का। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कुछ क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है एलपीपी का कि जो x जो है जो सेटिस्फाई करता है एनी वैल्यूज़ ऑफ x मतलब कैपिटल X, यानी कि x1 x2 अप टू xn से जो कॉलम वेक्टर बनाता है ये वाला इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इफ़ एक्स सेटिस्फाइड द कंस्टेंट भी सेटिस्फाई करें द कंस्टेंट ओनली, कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करें और नॉन नेगेटिविटी को भी सेटिस्फाई करें, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? फीजिबल नहीं, बेसिकली केवल कंस्टेंट को सेटिस्फाई करें तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, और कंस्टेंट के साथ साथ वो फीजिबल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं अगर वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करें तो उसको फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो ऐसा रीज़न जो आता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीज़न आता है उसको फीजिबल रीज़न बोलते हैं। ऐसा रीज़न जो कि सभी कंस्टेंट से मिलके बना हो उसको फीजिबल रीज़न बोलते हैं, और वो बेसिकली कॉन्वेक्स सेट ही आता है।
क्योंकि कॉन्वेक्स सेट से ही आते हैं इसके सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है? अ बेसिक सॉल्यूशन टू द सेट ऑफ कंस्टेंट इज अ सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग बाय सेटिंग n वेरिएबल टू 0 प्रोवाइडेड दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ रेस्ट m वेरिएबल रिमेन नॉन ज़ीरो। जैसे कि मैंने बताया कि कॉलम ज़्यादा होता है, तो कॉलम ज़्यादा होंगे मीन्स वेरिएबल ज़्यादा होंगे, वेरिएबल ज़्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, तो जो बचा हुआ जो कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो हमें अपने पास से प्रोवाइडेड दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ रेस्ट m वेरिएबल रिमेन नॉन ज़ीरो। n माइनस एम को हम अपने पास से ज़ीरो रख लेते हैं। अगर n जो है वो कॉलम है, m रोज़ है, तो n माइनस एम वेरिएबल को अपने पास से ज़ीरो रखता है। एनीवे इफ़ अल्फ़ा 1 ये वाला वेक्टर है, अल्फ़ा 2 ये वाला वेक्टर है, अल्फ़ा n ये वाला वेक्टर है। बेसिकली क्या किया इन्होंने, जो हमारा जो ये था इसमें इसको अल्फ़ा 1 मान लिया, इसको अल्फ़ा 2 मान लिया और इसको अल्फ़ा n मान लिया। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n इनके कॉलम वेक्टर्स को मान लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n नॉट इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n आर कॉल्ड li। वो तो सिंपल सी बात है, li बोलेंगे इनको। एंड इन दिस कंडीशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम है सेट टू बी बेसिक सॉल्यूशन, इसको बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे। सच m वेरिएबल्स तो टोटल नंबर मतलब सच m वेरिएबल्स सम ऑफ दैम मे बी ज़ीरो आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स एंड रिमेनिंग एंड ज़ीरो वैल्यूड वेरिएबल्स आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक सॉल्यूशन कितने होते हैं? अगर m जो है वो बेसिक वेरिएबल है, यानी कि और नंबर ऑफ रोज़ हैं या कंस्टेंट है, n प्लस m टोटल वेरिएबल्स हैं, तो n प्लस m सी m कितने होते हैं बेसिक सॉल्यूशन। ऐसे ये कुछ डेफिनेशंस गिवन है, बट हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब होता है? जब रीजन जो हमारा होता है रीजन ही अनबाउंडेड आ जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज इनफाइनेटली इंडेफिनेटली, देन सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब मेथड देखते हैं। बेसिकली मेथड कितना है हमारे पास सॉल्व करने के, तो ग्राफिक मेथड, एनालिटिक मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। तो पहले ग्राफिक मेथड देखते हैं। ग्राफिक मेथड में कॉर्नर पॉइंट मेथड और आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड। हम सिंपली ग्राफिक मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम केवल ग्राफ बनाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला मेथड है द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द एलपीपी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप्स जो फॉलो करते हैं, वी फॉर्मुलाइज द अप्रोप्रिएट एलपीपी इफ़ द डेटा आर गिवन इन टेक्सचुअल और थियोरेटिकल वे। तो हम उसको पहले फॉर्मुलाइज करते हैं। वैसे हमें तो क्वेश्चन फॉर्मुलाइज हुआ वही मिलेगा पेपर में। वी कंसिडर ईच कंस्टेंट एज इक्वेशंस। हम पहले कंस्टेंट को इक्वेशन मान लेते हैं अपने पास से। वी प्लॉट ईच इक्वेशन ऑन द ग्राफ, फिर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन को। वी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट एज ए स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। वी शैल शेड पॉलीगन या रीजन विच इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन और परमिसेबल रीजन और फीजिबल रीजन। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। सभी के सभी इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन है उनसे घिरा हुआ जो एक कॉमन रीजन होता है उसी को ही कॉन्वेक्स रीजन बोलते हैं, जिसमें हमारा सॉल्यूशन, जिसके कॉर्नर्स पे हम चेक करते हैं मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्योंकि नाउ डिटरमाइन द वर्टिसेस और कॉर्नर पॉइंट ऑफ द कॉर्नर पॉलीगन। दीज वर्टिसेस आर कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन। कॉर्नर पे इसलिए चेक करता है क्योंकि ये ना कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर क्योंकि ये लिखा है कि ग्राफिकल मेथड जो होता है वो बेस्ड होता है एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम पे। एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम मतलब जो कॉर्नर पॉइंट है उन पे ही मैक्सिमा या मिनिमम मिलेगा, केवल बीच के किसी पॉइंट पे नहीं मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये कुछ रिमार्क देख लेते हैं। पहला रिमार्क है, इफ़ द फीजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड देन सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मे और मे नॉट बी अनबाउंडेड। अगर फीजिबल रीजन अनबाउंडेड आ गया है तो उससे हम सीधा कंक्लूजन नहीं बोल सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड होगा। सॉल्यूशन बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। इफ़ देयर इज़ नो कॉमन रीजन ऑफ ऑल द कंस्टेंट देन देयर इज़ नो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। फीजिबल रीजन ही नहीं मिलेगा,
फीजिबल रीज़न क्या मिलता है कि अगर मान लो 5 कंस्टेंट है ना, तो वो जो रीज़न होना चाहिए वो 5 की 5 कंस्टेंट से ही घिरा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है कि 2 कंस्टेंट से रीजन उधर की साइड मिल रहा है, 2 कंस्टेंट से रीज़न उधर की साइड मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कोई रीज़न ही नहीं मिला। जब कोई रीजन ही नहीं मिला हमें, तो फीजिबल सॉल्यूशन कैसे आएगा जब फीजिबल रीजन ही नहीं है। अब अगला है कि इफ़ देयर इज़ मोर देन वन सॉल्यूशन देन एटलीस्ट if there is more than one solution then at least 2 points must corresponds to the vertices of the feasible region and we get infinite number of solution। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, feasible region ऐसा है कि 2 पॉइंट पे हमें 2 सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उसके बीच की जो पूरी लाइन होगी उनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में भी हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं सॉल्व द LPP ग्राफिकली। अब हमें ये LPP दे दी है, मैक्सिमाइज़ करना है z को। z ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है 100x1 प्लस 300x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 24 और x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 32, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है, तो ये हमें LPP दे दिया, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 24, ये वाली x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 24। इसको हमने एज अ इक्वेशन कंसीडर किया, इसके हमने वैल्यूज़, इसके हमने कटिंग पॉइंट देखे कहाँ ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कट करेगा, ये 2 पॉइंट आ गए। अब हम यहाँ पे 0 0 को सेटिस्फाई करके देखते हैं। ओरिजिन यहाँ पे 0 0 रखा तो हमें क्या मिला 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो ये तो होता है, ये तो सही बात है, 0 लेस देन इक्वल टू 24 होता है, तो इसलिए ये मतलब ओरिजिन की तरफ होगा, ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन को। अब दूसरी इनइक्वालिटी क्या थी x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 32, यहाँ पे भी ओरिजिन को सेटिस्फाई करा, हाँ तो हमें पता चल गया डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ होगी। फिर x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 32, इसे एज अ इक्वेशन लिखा, इसके कटिंग पॉइंट देखिए कहाँ ये x एक्सिस को y एक्सिस को कट कर रहा है। अब ये जो दोनों लाइन है x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 32 और x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 24, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया, एक ये लाइन है एक ये लाइन है और दोनों है ओरिजिन की साइड ही, इसलिए ये दोनों एरो ओरिजिन की साइड ही लगाए हैं मैंने, ये वाला एरो भी और ये वाला एरो भी, दोनों एरो ये वाले दोनों एरो ओरिजिन की साइड लगाए हैं, ये दोनों एरो। अब ये जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उसके लिए हमने इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट देख लिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आया दोनों लाइन का 16, वो ये वाला पॉइंट है। तो ये जो दोनों लाइन से जो कॉमन एरिया है ना, मीन्स जो ये वाला एरिया है, ये ऐसा एरिया है, ये कॉन्वेक्स सेट है और ये एक ऐसा एरिया है जो कि दोनों, जिसमें दोनों कंस्टेंट आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली कंस्टेंट शामिल है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली कंस्टेंट और ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट दोनों, ये वाली एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो ये एक ऐसा एरिया है जो सभी कंस्टेंट से मिलके बना है, कॉमन रीजन है। तो ये हमारा फीजिबल रीजन जो कि मैंने शेडेड किया हुआ है। अब जो हमारे पॉइंट आए हैं इस फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है, 0 0, ये 24 0, ये 16 8, ये 0 16। तो हमने सभी कॉर्नर पॉइंट लिख लिए, इसको O बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको B, इसको C, सभी लिख लिए। बारी बारी से सब पे z की वैल्यू फाइंड करके देखी। z क्या था हमारा, z था हमारा 100x1 प्लस 300x2। अब हमें मैक्सिमाइज़ करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन से वाले पॉइंट पर आ रही है, 4800, ये 0 16 पर आ रही है। तो हमारा जो मैक्सिमम z है वो है 4800 और कौन से पॉइंट पे है, 0 16 पॉइंट पे है। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकली अपनी LPP सॉल्व कर ली। सेम इसी तरीके से LPP के आगे के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ यहाँ पे, क्वेश्चंस तो खैर हमें अपने आप ही करने चाहिए, मैं कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे ये जो ये वाला रीजन है, ये आ रहा है जो कि सभी कंस्टेंट से मिलकर आ रहा है, तो इस वाले रीजन को ही हम बोलेंगे, ये जो ये वाला रीजन है इसी रीजन को बोलेंगे हम फीजिबल रीजन। और ये एक कॉन्वेक्स सेट है, फीजिबल रीजन हमेशा कॉन्वेक्स सेट बनता है हमारे पास जो भी आता है। और जैसे देखिए ये वाला रीजन, ये वाला रीजन आ रहा है जो कि अनबाउंडेड रीजन है, तो कुछ केसेस में अनबाउंडेड रीजन भी आ जाता है, बट स्टिल इस केस में मिनिमम ऑफ z जो है 3.5 है। तो हमने ये बात जो है, ये रिमार्क हमने जो अभी पढ़ा था यहाँ पे नोट पॉइंट, एक सेकेंड कहाँ गया, मैं अभी देखती हूँ। तो हमने जो ये रिमार्क पढ़ा था, इफ़ द फीजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड देन द सॉल्यूशन ऑफ 2 LPP मे और मे नॉट बी अनबाउंडेड, वो यहाँ से प्रूफ हो गया कि रीजन जो है अनबाउंडेड है, बट स्टिल हमारा जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड नहीं आ रहा है, वो एक सर्टेन वैल्यू आ रहा है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते रीजन अनबाउंडेड है तो सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड होगा।
ऐसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फिजिबल रीजन ये वाला आ रहा है शेडेड वाला, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फिजिबल रीजन ये शेडेड वाला आ रहा है। बेसिकली ये जो ये मैंने लाइंस, ये जो पैरेलल लाइंस इतनी सारी ड्रॉ की हुई हैं, ये वो लाइंस है, क्योंकि ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आइसोप्रोफिट मेथड से भी किए हुए हैं, बट हमारे नेट के लिए आइसोप्रोफिट मेथड का कोई मतलब नहीं है, वो सब्जेक्टिव मेथड है। वो जो पेपर में लिख के देता था आइसोप्रोफिट से करो क्वेश्चन को, वो तब होता था। पेपर में तो हम नेट के पेपर में जाएंगे तो हम ग्राफिकल नॉर्मली मेथड से, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे एलपीपी को। जैसे ये वाला में फिजिबल रीजन ये वाला हो गया शेडेड वाला, ऐसे इस वाले में फिजिबल रीजन ये अनबाउंडेड है, ये वाला फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ गया। बट देखते हैं सॉल्यूशन क्या रहता है, अनबाउंडेड के बाउंडेड। सॉल्यूशन स्टिल देखिए बाउंडेड आया, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि रीजन अनबाउंडेड होगा तो सॉल्यूशन सीधा, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाएगा। तो ऐसे ही इतने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट अप्रोच वही रहेगी ग्राफिकल क्वेश्चन की। जैसे देखिए इसमें भी रीजन अनबाउंडेड आ रहा है इस वाले सॉल्यूशन में, हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अनबाउंडेड के इसमें से देख के।